तो सबसे पहली जो न्यूज़ थी वो प्लेस इन न्यूज़ में है कि जो कतर, ये एक कंट्री है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है कि अरेबियन कंट्री है, सबसे पहले तो ध्यान रखना। यहाँ पर कोर्ट जो है, कतर कोर्ट जो था उसने ड्रॉप किया डेथ पेनल्टी फॉर 8 इंडियंस। 8 इंडियंस जो थे वो नेवल ऑफिसर वगैरह वहाँ पर जो कतर में थे, उस उनको जो है इन्होंने क्या किया कि उनकी फांसी को रोक दिया, ड्रॉप कर दिया। और ये कतर है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये हमारी पर्शियन गल्फ यहाँ पर, और ये कतर, ये कंट्री इधर वाली साइड पे सऊदी अरेबिया है, और यहाँ पर यूएई। छोटा सा एक कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। और हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है इनके साथ, देखो अगर हम बात करें, कतर जो है एक पेनिसुलर अरब कंट्री है, जो कि एरिड, जिसकी जो अगर जोग्राफिकल कंडीशंस की अगर हम बात करें तो एरिड यानी कि सेमी डेजर्ट है। प्लस साथ में क्या है कि यहाँ पर जो है वो पेनिसुलर एक तरह से क्या है कि इसके साइड पे गल्फ शोर लाइन और बीचेस है। इसमें अगर हम बात करें कतर के और भारत के रिलेशंस की, तो इस जो रिलेशंस है वो 1973 में एस्टेब्लिश हुए थे सबसे पहले। 1973 में रिलेशन शुरुआत हुई थी। हमारी जो बाइलेटरल ट्रेड है वो US$ 18.77 बिलियन है। और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वहाँ जो, ठीक है, टू कतर, उसमें अगर हम बात करें तो US$ 1.96। और साथ में जो इंपोर्ट करता है वो 16.8 बिलियन। कतर जो है वो की एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इन टू इंडिया जो एक्सपोर्ट है उसमें, ठीक है, LPG केमिकल, LNG केमिकल्स, और LPG हो गया, पेट्रोकेमिकल्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, और एलुमिनियम आर्टिकल्स, तो हम ये इंपोर्ट करते हैं। और कतर जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ LNG है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या है कि इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए ये कि रिलेशंस की जो शुरुआत है वो 1973 में कतर के साथ हुई है। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और ये वहाँ के जो शेख है। साथ में 1971 में जो है वो शुरुआत सबसे पहले हुई थी। उसके बाद 1973 में हमने परमानेंट रिलेशंस बना दिए थे कतर के साथ। और फाइनली ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि 50 साल भी हुए हैं हमें 2023 में, तो इसलिए कतर न्यूज़ में आ गया है और ये पेपर में पूछा जा भी सकता है। ध्यान रखिएगा भारत और कतर के रिलेशंस, तो भारत और कतर के हमें सबसे पहले तो क्लियर होने चाहिए कि इन दोनों के जो है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है। जब म्यूचुअल इंटरेस्ट क्लियर होंगे तो उससे फिर हमें क्या है कि डिफेंस में, इकोनॉमी में, ट्रेड एंड डेवलपमेंट में, प्लस साथ में अगर हम कोई हेल्थ सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कोई ह्यूमनिटेरियन असिस्टेंस हम दे रहे हैं तो वो सब यहाँ से क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट स्टेप अगर हम बात करें तो 2008 में जो है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे फॉर्मर जो प्राइम मनमोहन सिंह जी, उन्होंने विजिट किया था कतर को, तो वहाँ से रिलेशंस की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। प्लस साथ में 2015 में जो आमिर था वो शेख जो बिन हमेद अल थानी, ये 2015 में भारत में आया। तो देखो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ का शेख भारत में आ रहा है, तो इससे क्या है कि रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं। फिर फाइनली 2015 में, 2016 में जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो कतर को विजिट किया था। सो दिस इज़ अबाउट कतर। प्लेस इन न्यूज़ हो गया क्लियर, ध्यान रखिएगा पर्शियन गल्फ में है। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है न्यूज़ में, क्योंकि 50 ईयर भी जो है वो 2023 में हमने कवर अप किए हैं। इस तरह से जो है कि IR जो HS मेंस में आता है ना, वहाँ वाले क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा ये, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़। ये है आपका ये जो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, ठीक है। ये आपका एक लेफ्ट विंग है असम में, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखिएगा। और अभी असम में लोकेटेड है, और असम की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ठीक है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, प्लस नागालैंड, मिजोरम, जितनी भी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स है वहाँ पर असम जो है वो बॉर्डर शेयर कर रही है। प्लस साथ में ये न्यूज़ में था कि ये जो आपका ग्रुप है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है, ULFA, इसने और असम गवर्नमेंट और हमारी जो होम गवर्नमेंट है सेंट्रल, इन्होंने पीस साइन किया है। और ये ग्रुप जो है वो 1979 में बन रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या था, सीक्रेटली ऑर्गेनाइज था। ये डिमांड कर रहे थे सेपरेट नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। जो ट्राइबल इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है, उनमें से एक ग्रुप ये भी है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1979 में ये बन रखा है, ध्यान रखिएगा। और अभी रिसेंटली जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी पेपर में आ चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उसके बाद ये है हमारा कि जीनोम सीक्वेंसेस की हमने सीक्वेंसिंग की हमने बात की है। जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि हमारा जो ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करते हैं। और फिर फाइनली क्या करते हैं इसमें कि हमें कलेक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जीनोम सीक्वेंसेस में, ताकि हम जो है वो डिजीज़ जो कोविड 19 का जो अभी स्प्रेड हो रहा है, नई वेरिएंट आया है, उसके रिगार्डिंग जो है मोर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। तो जीनोम सीक्वेंसेस से रिलेटेड, सीक्वेंसिंग से रिलेटेड आपको मेंस में भी आ सकता है लिखने को कि ये है क्या। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर है कि ये जो है वो प्रोसेस है जो डिटरमाइन करती है डीएनए सीक्वेंस को ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम, कि बहुत सारे जीनोम को आप इकट्ठा करके एक फाइनली जो है कि सीक्वेंस बना रहे हो डीएनए का, ताकि एग्जैक्ट पता लगाया जा सके कि कोडिंग डिकोडिंग के थ्रू कि इसमें मेन जो है वो कितना जो है वो कौन सा वेरिएंट है, इस तरह से। उसके बाद ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है, यहाँ आप ध्यान रखना और इसको लिख भी लो साथ में, कि वो है हमारी इंडियन साइंस कांग्रेस। यहाँ से ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। 110वीं जो है वो 110th जो आपकी सेशन होना था 110वां, वो अभी नहीं हुआ है। वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में होना था और वहाँ से उसको विड्रॉ कर लिया गया। ये है एक्स्ट्रा न्यूज़। इससे पहले 109वां हमने बात की थी, वो हुआ था नागपुर में। और यहाँ पर ये क्या है कि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का जो 82nd सेशन है वो हुआ हमारा 28 से 30 दिसंबर के बीच में। कहाँ पर हुआ ये? तेलंगाना में हुआ, वरंगल में। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, काकतीय यूनिवर्सिटी में हुआ है। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है याद रखना है, सेशन पूछ सकता है कि कौन सी स्टेट में हुआ है। प्लस साथ में जो इंडियन साइंस कांग्रेस का जो सेशन होना था 110वां सेशन, मैंने बताया था ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1914 में बनी थी। 1900 1914 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी हमारी इंडियन साइंस कांग्रेस। उसका पहला, उसका जो सेशन हमारा ये होना था अभी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में होना था, लेकिन इसको विड्रॉ कर लिया गया वहाँ से, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब ये है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला जो है कि जो हमारे एशियन गेम्स थे, एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे 2023 में? रुडाली मैम? चाइना में। चाइना में, ठीक है। तो चाइना में एशियन गेम्स हो रखे हैं, तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके लिए। कैसा? कि यहाँ पर अभी रिसेंटली ये कहा गया है कि पहले 36% जो है वो वुमेन मेडल लेकर आई थी भारत में एशियन गेम्स में 2002 में, लेकिन अभी ये 43% हो गया है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है ये। वुमेन एम्पावरमेंट में आप इसको ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। वुमेन एम्पावरमेंट में ये ऐड होगा। प्लस साथ में जो 2023 के जो हमारे एशियन गेम्स थे वो कहाँ पर हुए हैं? चाइना में। और जो पैरा गेम्स थे वो कहाँ पर हुए थे? पैरा गेम्स भी जो है वो पैरा ओलंपिक्स, क्या पैरा गेम्स भी अगर हम बात करें तो वो भी चाइना में हुए थे। तो बता सकता है कि जो नेक्स्ट एशियन गेम्स है वो कहाँ पर होंगे? नेक्स्ट एशियन गेम्स जो है वो जापान में होने वाले हैं। और जापान जो है वो अभी रिसेंटली दो चैलेंजेस को फेस कर रहा है। सबसे पहला एक आपका जो जापान फेस कर रहा है वो है सुनामी, और दूसरा अर्थक्यूक। पहले अर्थक्यूक आया और फिर पहले अर्थक्यूक और फिर सुनामी, इन दोनों चैलेंजेस को जो है वो जापान अभी फेस कर रहा है। जापान की कैपिटल बता सकता है कोई? टोक्यो। टोक्यो। जापान का प्राइम मिनिस्टर? जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? कौन बताएगा जापान के प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे अलाइड में आ सकता है या पटवारी पुलिस में आ सकता है। ये कौन बताएगा इसका नाम? जापान का पीएम, पीएम ऑफ जापान। सर एफ से है उसका नाम, हाँ फूमियो जी, कुछ कुछ ऐसा था। फूमियो किशिदा। कनिक सर ने भी बताया, सर उन्होंने भी ये बताया। हाँ ठीक है, फ्यूमो किशिदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये न्यूज़ में है अभी। यहाँ से आपको क्या काम है? देखो रुडाली मैम, शिवाती मैम, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ईयर। आपको याद रखने हैं साल, कि कौन से साल में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो ये न्यूज़ में इसलिए था, तो सबसे पहला तो है कि 43 खालिस्तानी सपोर्टर्स आइडेंटिफाइड इन वायलेंस मिशंस। इंडिया में जो वायलेंस हुए हैं उनमें 43 जो है वो खालिस्तानी सपोर्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। ये
जो हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये बोल रही है। प्लस साथ में दूसरा ये है कि NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये कन्विक्ट रेट जो है वो उसमें 94% हुआ है। जो केस उन्होंने लिया उसमें 94% तक उन्होंने जो है कि वो टैकल किया है उसको। प्लस साथ में तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ से। तो अगर हम बात करें NIA की, तो ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म और लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी है। सेंट्रल काउंटर काउंटर टेररिज्म लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ इंडिया, जो मैंडेट के मतलब ये जो आपका हमारा इन्वेस्टिगेट कर रही है केसेस को, जितने भी ऑफेंसेस जो है वो सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। कोई भी अगर हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इनको प्रभावित करता है तो उससे रिलेटेड ये केसेस है। ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कानून बनाया था 2008 में, 26/11 का जो मुंबई अटैक है उसके उसको होने के बाद। तो आपसे इसका फाउंडिंग ईयर पूछा जा सकता है कि ये कब बनी थी, तो याद रखिएगा ये बनी है 2008 में और बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, SATUTORY ये वाली बॉडी है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ये ध्यान रखिएगा। और दिसंबर में जो है हम बात करें, पी चिदम्बरम ने, ये फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर जो थे पी चिदम्बरम, उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट जो रखा था उसका बिल जो है वो पी चिदम्बरम ने इंट्रोड्यूस किया था। और जो एजेंसी है वो 31 दिसंबर 2008 को केम इनटू फोर्स थी। और उसके बाद फंक्शन जो शुरुआत हुआ था इसका वो 2009 से हुआ था। जितने भी केसेस हैं आपके इंटरनेशनल जो क्राइम्स हो गए सारे के सारे, प्लस साथ में जो हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट जो सॉवरेनिटी या फिर हमारा जो अगर हम बात करें सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी, इन सभी को जो इफेक्ट करता है उस केसेस में ये जो है वो वर्क करती है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आधार लिंकेज पेमेंट मैंडेटरी फॉर MG नरेगा वर्कर्स, यानी कि मनरेगा वर्कर्स। तो बताएगा सबसे पहले कोई मनरेगा कब बनी थी? मैंने बताया था ऑलरेडी क्लास में एक बार ही। 2002 में या 5 में? 5 में होनी थी। 5। 2005 में। जैसे तो मनरेगा जो है वो 2005 में बनी थी। तो रिसेंटली ये कहा गया है कि आधार लिंक, अगर जो मनरेगा पेमेंट है उनको आधार लिंक करना मैंडेटरी है। और साथ में मनरेगा के कंट्रीब्यूशंस अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो मैंने आपको बताया था क्वालिटी एजुकेशन में, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, इन सब में जो है वो मनरेगा रोल प्ले करे। कैसे? अब देखो, अगर मान लीजिए आप मनरेगा वर्कर के थ्रू वर्क जो मनरेगा काम में जो है वो गरीब लोग जो है वो विलेजेस के एंट्री है उनकी, तो क्या है कि उनको अच्छा उनके पास पैसा जाएगा। जब उनके पास पैसा जाएगा तो पॉवर्टी खत्म होगी, हंगर खत्म होगा, गुड हेल्थ, जब उनके पास थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो हेल्थ में सुधार होगा। प्लस उससे जब पैसा आया तो उससे क्या कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। तो कुछ एक ये रोल्स हैं, जैसा रिड्यूस इनक्वालिटी, इनकम जो आपका इकोनॉमिक इनक्वालिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो ये कम होगी उससे थोड़ा। ये आप लिख सकते हो इसको कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक चैलेंज है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और यहाँ से फिर क्या होगा कि वर्क प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ हो तो डेफिनेटली चलेगी। और जेंडर इक्वालिटी भी होगी। तो ये मनरेगा का रोल है। तो अगर हाँ आपको कहीं आता है लिखने के लिए तो आप इजीली ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। प्लस साथ में मनरेगा की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटिंग प्रोग्राम, गारंटीड प्रोग्राम, इसमें जो है कि गारंटीड वर्क प्रोवाइड किया जाता है। और 2005 में ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें आपको 100 दिन का गारंटीड काम प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी 2022-23 की अगर हम बात करें तो 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स इसमें है। 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स। तो ये डाटा जो है वो आप मेंस में ऐड कर सकते हो। और आप लोगों को याद रखना है शिवाती मैम, इसका ईयर फाउंडिंग जो है वो कौन सा है हमारा, 2005। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बनाई है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका हमारा मंत्रालय है ग्रामीण विकास के लिए, उसने। और इसमें जो बेनिफिशरीज है वो 1/3 वुमेन, एटलीस्ट 1/3 वुमेन, जिसकी कंडीशंस है, लीगल वर्क राइट है, तो ये सरकार को प्रोवाइड ही करना पड़ेगा। इट बिकम गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड वर्क टू देयर सिटीजन, टू प्रोवाइड वर्क टू देयर पीपल। सरकार का ये ड्यूटी है कि वो जो है वो क्या करे, अपने जो सिटीजन्स हैं उनको नौकरी प्रोवाइड करे। उसके तहत ये MG नरेगा आती है। फ्लड्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स,
तो ये एडिटोरियल है, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। प्लस इसमें जो टारगेट किया गया था वो जो रिसेंट में जो फ्लड्स हुई हैं, जिससे आपका एचपी में फ्लड्स हुई, कुल्लू में जो बहुत सारे फ्लड्स आए हैं, प्लस साथ में सिक्किम में जो ग्लेशियल फ्लड आया, फिर उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड्स हुए, तो इनसे क्या है कि फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड दैट मीन्स आपका जो हिमालयन रीजन है वो एक तो चैलेंजिंग हो रहा है। प्लस साथ में आपको फ्लड्स जो है वो हिमालयाज में नहीं देखने को मिल रहे, आपको वेस्टर्न घाट्स में भी मिल रहे हैं। तो क्या क्या कारण लगते हैं आपको फ्लड्स के, कि फ्लड्स के जो है वो भारत में फ्लड्स आने के क्या क्या कारण है, सब जो है वो एक एक दो दो कारण बताते चलो, जिससे जो है कि वो हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या कारण आपको लगते हैं एक कि बार में क्यों फ्लड्स जो है वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं। सर पेड़ पौधों की कटाई के कारण। तो ये किसने बताया? सब एक एक मैंने पॉइंट बताएंगे, 5 बच्चे तो है ही क्लास में। और कनिक सर का मैंने पॉइंट जो है वो रुडाली में पढ़ देना, क्या क्या लिखा उन्होंने। ठीक है सर। अपना बताओ पहले जल्दी। सर मैंने बताया था इन्वायरमेंट पेड़ पौधों की कटाई जो होती है। ठीक है, मतलब डिफॉरेस्टेशन। यस मैम। और कटाई की वजह से मृदा अपरदन होता है, मतलब मिट्टी ठीक है लैंडस्लाइड होती है। ओके, आपने भी बता दिया, चलो वाह। डिफॉरेस्टेशन। हाँ जी। और आपने बता दिया कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है, ठीक है, सॉइल इरोजन की वजह हाँ से भी जी। जो है कि पल्यू आपका फ्लड्स आ रहे हैं। और शिवानी मैम, कौन कौन एक्टिव है क्लास में? और सर और सर मतलब जो काफी टाइम तक रेनफॉल होता रहता है, मतलब बारिश काफी टाइम तक होती है, काफी दिनों तक चलती है, वो भी कारण है। हाँ मतलब ठीक है, वो रेनफॉल हो उस वो हाँ ठीक है, ये अच्छा है। एक्सेसिव लगातार हाँ। रेनफॉल। हाँ जी। हाँ जी। एक्सेसिव रेनफॉल की बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अब बताओ आप शिवानी मैम। सर एक तो वो हो गया, ग्लेशियर मेल्टिंग हो गई, और जो बांध वगैरह बनाए हैं ना तो वो मतलब पुराने हो चुके हैं, तो उनकी वजह से भी कई बार उससे फ्लड की सिचुएशन बन ठीक है, जाती है। ग्लेशियर मेल्टिंग, और दूसरा आपका जो है एंड जो डैम्स हमारे जो बने हैं, ये भी एक चैलेंज है। ठीक है, इतने काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 16th फाइनेंस कमीशन, अरविंद पनगरिया पनागरिया अरविंद पनागरिया, अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो, मुर्मू। हाँ मुर्मू, इन्होंने अपॉइंट किया फाइनेंस कमीशन को, 16वें फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। और कौन है ये? अरविंद पनगरिया। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो टर्म होगा वो अभी 5 साल के लिए रहेगा। और जो फाइनेंस कमीशन है उसमें 5 ही मेंबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना। फाइनेंस कमीशन में 5 मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। इसका आर्टिकल कोई बता सकता है कि कौन से आर्टिकल के अंडर फाइनेंस कमीशन आता है? फाइनेंस 280। फाइनेंस वित्त योग हाँ। दो सौ 280। अस्सी में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान हाँ रखिएगा, जी। 280 आर्टिकल है इसका। और अभी रिसेंटली किसने अपॉइंट किया इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। पहला जो था वो केसी न्योरजी था। एचएस में एक बार ये ईयर पूछा है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वो कौन से ईयर में बना है, तो 1951 ईयर याद रखना। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है। 1961। 1951, उन्नीस सौ अच्छा। इक्यावन। और अभी रिसेंटली बना है ये। और इससे पहला वाला जो था वो हमारा जो एन के सिंह था, उसका जो टर्म था 2017 से 2022 था। और अभी 2023 से 2027 होगा, 5 साल के लिए इनका जो न्यू बने हैं अभी। और आपको 14th याद रखने हैं, वाई वी रेड्डी। और ये एक बार ना ऐसा भी पूछ रखा है, 2000 इनसे पूछ रखा है कि कौन सा पहले बन रखा है। तो ये सारा सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पी वी राजमन्नर, ठीक है, और साथ में आपका सी रंगरंजन, डॉक्टर विजय केलकर। तो ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। सीक्वेंस याद कर लेना, पिछले 4-5 का पूछ सकता है वो। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, 5 साल के लिए होता है, 280 इसका आर्टिकल है। उसके बाद है 2 जनवरी पे अगर हम चले तो इसरो ने अभी क्या किया है, गगनयान जो हमारा साल है उसमें हमने लॉन्च किया है एक्सपोसेट। ये हमारी स्पेस सैटेलाइट है जो इसरो ने 1 जनवरी को लॉन्च की थी। एक्सरे इसरो लॉन्चेज एक्स-रे पॉलीमीटर सैटेलाइट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो सबसे पहले तो श्रीहरिकोटा याद रखना कि स्पेस जो धवन सेंटर है हमारा वो कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में। और ये PSLV C58, ये याद रखना,
PSLV-C58 से लॉन्च की है ये सैटेलाइट। XPO सेट पोलर सैटेलाइट है ये एक तरह से। और गगनयान ईयर है 2024 में जो है वो हम गगनयान को भी लॉन्च करेंगे। और मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि इसरो कब बना था 1969 में। सर 1969, और डीआरडीओ कब बना था वो बोला था 1958, 1958 में। 1958 में। 58। और डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? कम बात। SV कामत, KAMAT, हाँ ठीक है। जी। और आपका जो क्या बोलते हैं हमारा इसरो का चेयरमैन कौन है? सोमनाथ, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। सोमनाथ। अभी बात करें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, तो ये क्या है? थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल है और इट इज़ लॉन्च्ड, ये लॉन्च किया गया था सबसे पहले। जो इससे सैटेलाइट लॉन्च की गई थी वो की थी अक्टूबर 1994 में। PSLV ने सबसे पहली सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की थी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछी जा सकती है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले चंद्रयान कब वन। की थी सर? हाँ जी। सबसे पहले कब की थी? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो पहली सैटेलाइट जो लॉन्च की गई है सक्सेसफुल, वो की गई है 1994 में। ये आपको नहीं पूछेगा इतना डेप्थ में, पर फिर भी इसको हम नॉलेज के लिए ध्यान में रख सकते हैं। और जो चंद्रयान वन है वो हमने PSLV के थ्रू ही लॉन्च किया था। यस सर। PSLV के थ्रू ही गया था हमारा चंद्रयान वन। और उसके बाद मार्स ऑर्बिट जो हमने 2013 में लॉन्च किया था वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो जो आपका इसको मार्स ऑर्बिट के लिए ये हमने PSLV से गया है। और उसके बाद ये ही आपको इसमें ध्यान रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, डेफिनेशन आपको पूछ सकता है। और अभी रिसेंटली जो है इसकी PSLV-C58, ये सैटेलाइट ना हमारा व्हीकल नंबर है, ध्यान रखना, ठीक है, C58। उसके बाद ये इंडिया और कोरिया मतलब आपका कोरिया के बीच में डिफेंस रिलेशन है। और ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ये डायरेक्टर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ एट एशिया इंस्टीट्यूट इन सियोल। तो मतलब क्या है कि एक डिप्लोमेट है जिसने ये लिखा है। एशिया और इंडिया के आपका कोरिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में बात की है। तो सबसे पहले हम साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो ये आपका इधर वाली साइड पे इसका येलो सी है और इधर वाली साइड में आपका सी ऑफ जापान है। तो इसके बीच में आता है आपका कोरियन पेनिसुलर। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कोरियन पेनिसुलर जो है वो किन दो सीज के बीच में। तो याद रखिएगा सी ऑफ जापान और येलो सी। पॉलिटिकल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो कोरियन वॉर के टाइम पे हमने जो है वो इंडिया का जो मेन रोल रहा है सीज फायर में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो शांति सीज फायर जो साइन की गई थी उसमें इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। उसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन में कवर करेंगे। 2010 में जो है वो कोरिया के साथ हमारा ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारा साउथ कोरिया बहुत अच्छा दोस्त है, काफ़ी अच्छे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है साउथ कोरिया के साथ। और इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, या अभी लुक ईस्ट था पहले फिर एक्ट ईस्ट हो गया, उसमें भी साउथ कोरिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साउथ कोरिया के बारे में रीजनल स्टेबिलिटी है कि साउथ कोरिया जो है वो चाइना को टैकल करने में हमारी हेल्प कर रहा है, प्लस इन्वेस्टमेंट साउथ कोरिया भारत में करता है। न्यूक्लियर एनर्जी में साउथ कोरिया का रोल है। इकोनॉमी में भी देखेंगे हम तो रोल है काफ़ी सारा। हमारा बायलेटरल ट्रेड जो है वो इंडिया साउथ कोरिया का वो USD 21 बिलियन है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं। कल्चरल सिग्निफिकेंस हमारा बहुत है क्योंकि कोरिया एक बुद्धिस्ट कंट्री, साउथ कोरिया एक बुद्धिस्ट कंट्री है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज़ अ बुद्धिस्ट कंट्री। तो बुद्धिज़्म से हमारा जो है कि अच्छा उनके साथ रिलेशन है। और साउथ कोरिया और इंडिया की अगर हम बात करें तो ये दोनों जो है वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, एशियान प्लस में मेंबर आते हैं, ईस्ट एशिया समिट के ये मेंबर है, और साथ में G20। तो ये कुछ। और साथ में चैलेंजेस की अगर हम चैलेंजेस भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं। हम इंडियन ट्रेड एंड इनएडिक्वेट ट्रेड, जैसे कि अगर हम देखेंगे साउथ कोरिया के साथ हमारे ट्रेड इश्यूज रहे हैं काफ़ी। लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगी है, तो वो भी एक चैलेंज है। प्लस साथ में इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात करें विद इन साउथ कोरिया, तो उसमें थोड़ा सा जो है वो लोकल पॉपुलेशन के साथ हमारे चैलेंजेस रहते हैं। सुजेशंस और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि इनका जब दो कंट्रीज़ के बीच में ये एग्रीमेंट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें जो बैरियर है, जैसा होता है हम टैक्सेस लगाते हैं ना, इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं,
हम टैक्स लगाते हैं कि कोई भी अगर हमारे भारत में अगर कोई भी ट्रेड करना चाहता है तो उसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं। तो उस केस में जो है वो ये अप्लाई होता है कि वो ट्रेड बैरियर जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो वो उन बैरियर को रिमूव करना, जब हम रिमूव कर देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि अब जो है वो कोई बैरियर नहीं होंगे। बैरियर को कम करना या हटा देना, या दो इसमें काम होते हैं, या तो कम करते हैं या फिर हटा देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है नोबेल प्राइज विनर, ठीक है, मोहम्मद यूनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद यूनस, नोबेल प्राइज मिला है इनको, विनर है। जितने भी नोबेल प्राइज है ना मैक्सिमम सब अभी जेल में है। तो मोहम्मद यूनस बांग्लादेश के है ये, ठीक है, और अभी इनको क्या करा है कि अरेस्ट कर लिया गया है। और इनके ऊपर जो चार्ज लगा है वो ये लगा है कि इन्होंने वॉयलेशन किया है, कि जो बांग्लादेश का जो लेबर लॉज है उनको वॉयलेट किया है। 2006 में इनको नोबेल प्राइज मिल रखा है। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर या नॉट, किसको नहीं मिला है, उसमें एक नाम या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि इनका नाम उसमें डालकर आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि किसको मिला है किसको नहीं मिला है। तो इससे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनस जो खान। और साथ में मोहम्मद यूनस को ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये बिलोंग कर रहे हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में अभी हो रहे हैं इलेक्शन। और बांग्लादेश हमें पता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। कोई बता सकता है कि कितना बॉर्डर जो है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं, और कौन कौन सी स्टेट्स में जो है वो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का और भारत का? शिवानी मैम, रुडाली मैम, बांग्लादेश किन किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है। ठीक है, और तमिलनाडु। कनिक सर का रिप्लाई आया है, ग्लोबल वार्मिंग, हैवी रेनफॉल, असम के इनएडिक्वेट कैपेसिटी। साथ भी करेगा सर। ठीक है, और शिवानी मैम आंसर करो असम। जल्दी जल्दी। और सर बंगाल के साथ भी करेगा, असम नहीं। यानी कि असम आप ऊपर बंगाल जाके मैम, वेस्ट बंगाल बोलो। हाँ जी सर, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है वो बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर स्क्वायर, 4096। और इसके बाद हमारा असम के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, मेघालय के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, त्रिपुरा के साथ ये कर रहा है साथ में, और आपका वेस्ट बंगाल इसमें आ रहा है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के साथ और क्या आएगा, एक और बस्ती है इधर वाली साइड में, त्रिपुरा वाली मिजोरम साइड में, सर, मिजोरम। मिजोरम। मिजोरम सर। मिजोरम के साथ। हाँ और जी। बांग्लादेश जो है वो आपका हाँ म्यांमार जी। के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। तो दो याद रखिएगा, म्यांमार और इंडिया। क्या बांग्लादेश भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बांग्लादेश कर नो। भी सकता है, पता नहीं। नहीं करता है, क्योंकि बीच में जो है वो भारत आ जाता है। ठीक है, और हाँ जी। मोहम्मद यूनिस को जो है वो 2006 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। तो उन्हें जो 2006 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो ग्रामीण बैंक जो है उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, जिसमें जो है उन्होंने जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम किया था एक तरह से। तो इसके लिए उनको जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट हुई थी बांग्लादेश में इससे रिलेटेड, तो फिर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और उसके बाद अगर हम बात करें जो 2023 में है, वो ईरानियन एक्टिविस्ट, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, इसको मिला है। और जो नोबेल प्राइज़ इन पीस है उसको रॉयल स्वीडिश आर्मी देती है। बाकी सबको कौन देती है? याद रखिएगा कि जो नोबेल प्राइज़ है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी देती है। और ये शुरुआत जो हुई थी ये इसकी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अभी जो ये नरगिस है हमारी यस मोहम्मदी, सर। इसको भी अरेस्ट किया गया है 2011 में। तो नोबेल पीस प्राइज़ जिनको मिला है वो मैक्सिमम सब जेल में ही है। और इस साल के अगर हम बात करें 2023 के, तो आपका मेडिसिन में, ठीक है, ये
जो मिले हैं प्राइजेज mRNA, और मैंने आपको याद करने को दिए थे, आप इनको याद भी कर चुके हो, तो अब हम इनके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। और जो ये आपका पीस में जो मिला है नरगिस मोहम्मदी, इन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट वुमेन ऑपरेशन इन ईरान। जो ईरान में ऑपरेशन चला था उसके अगेंस्ट इन्होंने, वुमेन ऑपरेशन जो कर रहे थे उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसलिए इनको पीस मिला है। तो याद रखिएगा जो मोहम्मद यानूस है, ठीक है, ये जो आपके बांग्लादेश से है, और जो आपका नरगिस मोहम्मदी है ये ईरान से है। तो ये याद रखने बहुत ज़रूरी है। और जो आपका नोबेल प्राइज़ है ये स्वीडिश अकेडमी देती है। और बाकी जो नोबेल प्राइजेज है सारे के सारे, लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये जो है आपका नॉर्वेरियन ओस्लो बेस्ड नॉर्वेरियन कमेटी जो है किसको डिसाइड करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये न्यूज़ है, कट शॉर्ट है, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट 10 डिग्री सेल्सियस कैपिटल सीज न्यू वार्मेस्ट स्टार्ट। 12 साल में पहली बार जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा वार्मेस्ट रहा है, ये देख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का ये एग्जाम्पल है। क्लाइमेट चेंज के अंदर ये इजीली कवर हो जाएगा, और क्लाइमेट चेंज का ये पार्ट है, ध्यान रखिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट है ये, अब आता है म्यांमार। और फ्री मूवमेंट जो म्यांमार के बॉर्डर पे, जैसा हमारा मान लीजिए ये म्यांमार का बॉर्डर है, तो ऐसे अलाउ कर रहे थे कि